नमस्कार ऑडियंस, बात आपकी और नमस्ते जींद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आजकल बहुत ज़्यादा हरियाणा राजनीति में गर्मा गर्म मुद्दा है, क्या वीरेंद्र सिंह भाजपा को छोड़ेंगे? 2 अक्टूबर को छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? और कह रहे हैं कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं और उनके ऊपर अपना विश्लेषण देने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जसमेर जी मलिक। मलिक साहब, सबसे पहले यही बताइए, क्या वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को बीजेपी को अलविदा कह देंगे या नहीं? देखिए रमेश जी, वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को, जहाँ तक मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को जानता हूँ, उनकी राजनीति जिस तरह की रही है मैं जानता हूँ, वो बहुत बंधनों में रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने जब भी राजनीति की है वो वो ठसके की राजनीति की है। और खासकर जब वो कांग्रेस में थे तो वो ठसके की राजनीति करते थे और आईना दिखाने में किसी को भी वो कभी चूकते नहीं थे। उन्होंने कोशिश बीजेपी में भी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनको वो तवज्जो नहीं मिली जिस राजनीतिक तवज्जो के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज से 9 साल पहले बीजेपी का दामन थामा था। इसलिए 2 अक्टूबर को अब जींद में जो मेरी आवाज़ सुनो रैली वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं, उसमें पूरी संभावना है। देखिए, मैं संभावना कह रहा हूँ, पक्के तौर पे राजनीतिक वीरेंद्र सिंह भी नहीं कह सकते कि वो क्या करेंगे, हम उनको वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कब यू टर्न ले जाए और कब वो। लेकिन आज के दिन वीरेंद्र सिंह निश्चित रूप से, मैं मानता हूँ कि पूरी संभावना कि वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को भाजपा को अलविदा कहकर मध्य हरियाणा में भाजपा को एक झटका दे सकते हैं। और मैं आपको मध्य हरियाणा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि वीरेंद्र सिंह ने एक संगठन बनाया, उत्तर मध्य हरियाणा विकास संगठन। वो बात करते थे कि जब वो भाजपा में आए कि साउथ में भाजपा बहुत मजबूत है, जीटी बेल्ट पे मजबूत है, जो कमजोर बेल्ट वो इसी को मानते थे जिसमें वो रैली कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको भाजपा यहाँ एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करे, संगठन में उतनी तवज्जो दे कि वो भाजपा को यहाँ मजबूत बना दे। लेकिन वीरेंद्र सिंह जो चाहते थे वो हुआ नहीं। और रमेश जी, भाजपा छोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह जो बनेगी वीरेंद्र सिंह के, वो भाजपा छोड़ते हैं तो 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रेमलता के 48,000 मतों के अंतर से हार, और वो भी दुष्यंत चौटाला के हाथों। उसके बाद डिप्टी सीएम बन जाना दुष्यंत चौटाला का, जो उचाना से विधायक है, और जेजेपी का गठबंधन, और कम से कम लोकसभा चुनाव तक जिस गठबंधन पर अब किसी तरह कोई सवाल नहीं है। ये वीरेंद्र सिंह की जो घुटन जिसको आप कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह की घुटन, ये 2-3 है कि भाजपा में उतनी तवज्जो नहीं मिल पाना जितनी वो उनकी उम्मीद थी, अपेक्षा थी। आपको देखिए, कांग्रेस की राजनीति की उन्होंने 40 साल मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया जी, उसके बाद सेंटर में कभी मंत्री नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी ने केवल 2 महीने में ही उनको राज्यसभा सांसद बनाया, उसके बाद केंद्र में मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को यहाँ से विधायक की टिकट दे विधायक बनाया और बेटे को सांसद बनाया। तो इतने पद मिलने के बाद एक परिवार में फिर घुटन क्यों? देखिए रमेश जी, कहने को ये चीज़ें बहुत हैं कि वीरेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया, बेटे को सांसद बनाया गया, उनकी धर्मपत्नी को उचाना से टिकट दे के विधायक बनी। लेकिन वीरेंद्र सिंह खाली इन पदों की लड़ाई कभी नहीं लड़ते रहे। वो 1991 से मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी उन्होंने शुरू की थी जी। उनका जो गेम था, जो टारगेट था, जो गोल था, वो बहुत बड़ा था। तो वो इस मंत्री और इस तक नहीं था। कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी रमेश जी? कांग्रेस में उनका एक बार नाम फाइनल हो गया था मनमोहन सिंह सरकार में कि उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, भी बांट दिए थे उन्होंने। लेकिन अंतिम समय में, मैं नाम नहीं लूँगा, वीरेंद्र सिंह अपने ही एक रिश्ते में भाई और हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता का नाम देते हैं। भूपेंद्र सिंह नहीं बोल देते, मैं बोल देता हूं सीधा कहा था उन्होंने कि भूपी ने रुकवाया मुझे। उन्होंने साफ कहा था कि मुझे भूपेंद्र हुड्डा ने मंत्री बनने से रोक दिया। और वो जो टीस थी वो उनको कांग्रेस की 40 साल की राजनीति को एक झटके में छोड़ने के लिए मजबूर कर गई थी। नहीं, वो टीस तो मैं रोकता हूँ यहाँ पर, टीस तो 1991 में भी लगनी चाहिए थी। राजीव गांधी ने उनको आशीर्वाद दिया, आपको बनाऊंगा मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी मौत हो गई बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। उसके बाद भजनलाल बने, तब उनका स्टैंड वो कितना। देखिए रमेश जी, अगर वीरेंद्र सिंह से, वो बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, उनके बारे में मैं उनको आईना नहीं दिखाना चाहता, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में ये मैं कह सकता हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से कह सकता हूँ कि वीरेंद्र सिंह से सबसे बड़ी चूक 1991 में हुई थी, राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। और अगर राजीव गांधी जिंदा रहते तो निश्चित रूप से वो सीएम पद की शपथ लेते। लेकिन हालात बदले,
वीरेंद्र सिंह से सबसे बड़ी चूक राजनीति में 1991 में जब उन्होंने भजन लाल कैबिनेट में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। वो उस टाइम अगर ये फैसला कर लेते कि नहीं, मुझे उनके भजन लाल के नीचे काम नहीं करना, मैं तो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का और मैं संगठन में काम करता हूँ, तो कभी ना कभी वो उनको चंद्रशेखर से एक सबक लेना चाहिए था। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर को 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार के अंदर में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उनको 2-3 जो नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर पद ऑफर किए गए मंत्री के, लेकिन चंद्रशेखर के मन में एक ही था कि मुझे अगर बैठना तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठना, अदरवाइज मुझे नहीं बैठना। तो ये वीरेंद्र सिंह से चूक हुई। चूक एक और हुई शायद जब 2005 में कांग्रेस फिर सत्ता में आई जी। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम पद के दावेदार थे, भजन लाल भी थे, वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी ने सभी को झुंझुने थमाए हुए थे कि आप सभी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हो। तय उन्होंने कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया। फिर वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। देखिए, जब आप अगर एक बार नहीं 2-2 बार दूसरों के नेतृत्व में काम कर लो ना, तब आप कैप्टन नहीं हो सकते टीम के। ये क्रिकेट का गेम नहीं है, ये राजनीति है, और क्रिकेट राजनीति में बहुत सारा फर्क है। शायद एक छोटी सी और भूल हुई वीरेंद्र सिंह से, 2014 से पहले सोनिया गांधी ने उनकी रैली में आने से मना कर दिया, जो एकलव्य स्टेडियम के पास। जी। वहां पर अगर वो उसी वक्त छोड़ देते कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर लेते, तो 2014 में जो सरकार आई, तो लोगों को लगता है वीरेंद्र सिंह के आने के बाद विधानसभा में उन्होंने मिला, वहाँ भी एक मौका हो सकता था। लेकिन उन्होंने कब किया, छोड़ी कब, जब विधानसभा में भाजपा स्पष्ट बहुमत लेकर चली गई। उसके बाद लोकसभा में देखिए रमेश जी, विधानसभा में उन क्या वो आया था। देखिए रमेश जी, राजनीति अवसरों का एक गेम है। किसी के पास अवसर आते वो कैच कर लेता है, किसी के पास अवसर आते वो कैच नहीं करता। वीरेंद्र सिंह का ट्रेजेडी यही रहे कि वो कैच पे छक्का नहीं लगा सके, वो टाइम पे छक्का नहीं, कैच को ना ड्रॉप करते रहे जहां मिलता रहा। जी। अब रिसेंटली दुष्यंत का जिक्र किया था आपने, तो दुष्यंत परिवार को तो चुनौती देते हैं रोजाना, देखो रमेश जी, इसके बीच क्या खेल है दोनों के? देखो मैं बताता हूँ रमेश जी, आज वीरेंद्र सिंह के सामने सवाल उचाना के उस पारिवारिक राजनीतिक गढ़ को बचाने का है, जिस पर 1977 से 2019 तक वीरेंद्र सिंह उनके परिवार का लगभग एक छत्र राजनीतिक साम्राज्य रहा है। 1977 में वीरेंद्र सिंह खुद उचाना से विधायक बनते हैं कांग्रेस की टिकट पर। 1982 में फिर विधायक बन जाते हैं। 1984 में लोकसभा में चले जाते हैं हिसार से। 1987 का चुनाव, एक चुनाव ऐसा है 1987 जो वीरेंद्र सिंह परिवार ने नहीं लड़ा, बाकी सारे चुनाव में लड़े, जीतते भी रहे और हारते भी रहे। तो अब उनके सामने दिक्कत क्या आ गई कि भाजपा और जेजेपी गठबंधन में है। अगर गठबंधन विधानसभा चुनाव तक चलता है तो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला ही उचाना से जेजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खाली डिप्टी सीएम नहीं है, वो जेजेपी हैं, अपने आप में जेजेपी हैं वो। और जेजेपी को अगर बीजेपी साथ लेकर चलती है, विधानसभा चुनाव में फैसला करती है, तो दुष्यंत को ये नहीं कहा था कि आप कहीं और शिफ्ट करिए। शिफ्टिंग की बात आएगी तो कम से कम दुष्यंत शिफ्ट होने वाले नहीं है, और यही सबसे बड़ी चुनौती आज वीरेंद्र सिंह के सामने है। और इस चुनौती को बचाने के लिए उनके समर्थक बिल्कुल साफ सवाल पूछना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला परिवार ने, देवीलाल परिवार ने उचाना में कैसे एंट्री मारी थी? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। जब वो ओम प्रकाश चौटाला पहली बार 2009 में आए थे जी, वो रीजन क्या था, क्यों आए थे ओम प्रकाश चौटाला? देखिए रमेश जी, देखो रमेश जी, और सीधी चुनौती देखिए रमेश जी मैं बताता हूँ। चौटाला और देवीलाल परिवार शुरू से जींद को अपना सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ मानता रहा है। 1993 में ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से बाई इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 96 में लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2000 में लड़ते हैं, सीएम जीत जाते हैं। 2005 में हार जाते हैं। और मीन टाइम उचाना को रिजर्व कर दिया जाता है डिलिमिटेशन नरवाना को। तो ओम प्रकाश चौटाला परिवार के पास 4 हल्के बचते हैं जींद के। उन 4 में से उनको लगा कि उचाना सबसे बड़ा हल्का है। उचाना में उनके देशराज नंबरदार उनके बड़े सहयोगी होते थे, जिनका बड़ा खटकड़ बेल्ट में बड़ा प्रभाव था, और खटकड़ और शोकंद बेल्ट की आपस में राजनीतिक 36 का आंकड़ा रहता है। तो उनको उन्होंने कैश करवाया। तो चौटाला परिवार जींद जिस को नहीं छोड़ना चाहता था, वो वीरेंद्र सिंह के लिए नहीं आए थे, वो केवल जींद में अपने अस्तित्व और अपनी जो राजनीति की दूरी थी उसको बनाए रखने के लिए आए थे। ये सही है कि वो 500 वोट से जीत गए। वीरेंद्र सिंह ने 2009 से पहले 1-2 साल पहले किसी भिवाड़ी रैली में अजय के बारे में या कुछ बोल दिया था, तभी से चौटाला के मन में बैठ गया था कि अब मैं उचाना। देखो रमेश जी, चौधरी देवीलाल वीरेंद्र सिंह की बहुत इज्जत करते थे जी। वीरेंद्र सिंह के साथ उनकी मतलब उनकी इज्जत करते हैं राजनीति में देवीलाल। ओम प्रकाश चौटाला
कि वीरेंद्र सिंह से उतनी पटरी नहीं बैठ पाती थी राजनीति में जितनी देवीलाल के साथ बैठ पाती थी। तो चौटाला के सामने क्या विकल्प थे? जुलाना में रिस्क था, क्योंकि जुलाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असर है। अरे वहाँ खुद वीरेंद्र सिंह खड़े थे। अरे रमेश जी, ओम प्रकाश चौटाला को बेहतर पता था कि वहां भले वीरेंद्र सिंह खड़े हैं, लेकिन जो वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेसियों के साथ पंगे लिए हुए हैं ना, वो भी तो चौटाला को पता थे कि उन कांग्रेसियों के अंदर, जब 2009 में महज 500 वोट से ओम प्रकाश चौटाला की जीत होती है, वीरेंद्र सिंह एज वित्त मंत्री चुनाव हारते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस के एक ऐसे नेता की रही थी। आप नाम बताओगे या मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ। जयप्रकाश ने अंदर खाना देखिए, ये देखो जयप्रकाश ने सोशल मीडिया है, यहाँ गुप्त नहीं चलेगी, टीवी की तरह चलेगी, सीधा नाम जयप्रकाश ने अंदर खान ने ओम प्रकाश चौटाला की मदद की, और उसकी वजह भी साफ थी, क्योंकि जब 2009 का लोकसभा चुनाव जेपी ने लड़ा था तो वीरेंद्र सिंह के सारे समर्थक हजका के साथ खड़े थे, और वो उन्होंने निश्चित रूप से जेपी ने भी अपना बदला लिया, और यही वजह रही कि वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए। तो ये जो राजनीतिक गढ़ है ना, अब देखिए वीरेंद्र सिंह भले राजनीति पूरे स्टेट की करते हो, स्टेट में रिप्रेजेंट करते हो, बड़ा चेहरा है, नो में इस बात से किसी को संदेह नहीं है, और कोई झुठला भी नहीं सकता, लेकिन जब आपका घर ही मजबूत नहीं होगा तब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब जो 2 अक्टूबर की रैली है वो अपना घर उचाना बचाने की चलते चलते अब वो कहाँ जाएंगे? देखिए रमेश जी, अगर वो जनता की बात सुनते हैं, समर्थकों की बात सुनते हैं, माहौल की बात सुनते हैं, तो वो दुष्यंत चौटाला को चुनौती केवल कांग्रेस के मंच से दे सकते हैं, और कोई दूसरा मंच ऐसा नहीं है। जो दुष्यंत चौटाला ने उचाना में खासे काम किए हैं, और उनको चुनौती देने के लिए उनके पास केवल एकमात्र विकल्प कांग्रेस का मंच बचा हुआ है। आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस उनके लिए तैयार भी है या नहीं? देखिए रमेश जी, कांग्रेस में उनकी एंट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने कभी जब 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में का दामन थामा था, एक बार भी उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। आज भी उनके कॉलेज का नाम राजीव गांधी के नाम से है। उस कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पूरी वो चित्रावली है, पूरी एक गैलरी है। तो उन्होंने मतलब राजीव गांधी परिवार और इनके खिलाफ कभी कोई एक शब्द नहीं बोला। इस एंट्री उनकी मुश्किल नहीं है। सुनने में ये भी आया था कि शायद अमित शाह ने उन्होंने कहा कि अब तो इस कॉलेज का नाम बदल दो, तो उन्होंने मना कर दिया था कि राजीव गांधी मेरे आदर्श हैं, ये नाम कब। देखिए वीरेंद्र सिंह की इस खासियत और इस शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को कोई नकार नहीं सकता कि वो कुछ मूल्यों की राजनीति आज भी अगर कोई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिद्धांतों की राजनीति पे ना खासे खरे उतरते हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बदला वो नाम जी। चलिए ऑडियंस, 1-2 दिन ही बचा है, तब देखते हैं वीरेंद्र सिंह। पहले तो यही देखते हैं बीजेपी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। हाँ। क्योंकि चौधरी साहब कुछ ऐसे ही हैं, जब धुन में चलते तो यू टर्न भी ले जाते हैं बिल्कुल राइट टाइम पे। और 2 अक्टूबर को धमाके के लिए जींद की धरती बिल्कुल तैयार है, और जींद की धरती से हमेशा दर्शकों राजनीतिक धमाके होते रहे। अतीत गवाह इस बात का कि जब भी प्रदेश की राजनीति बड़े राजनीतिक धमाके हुए तो जींद से हुए, और 2 अक्टूबर को भी जींद की धरती से कोई बड़ा राजनीतिक धमाका हो सकता है। इसके लिए हम भी बिल्कुल हर पल, हर स्थिति पर और हालात पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और आपके सामने पूरी स्थिति 2 अक्टूबर को सबसे पहले हम रखेंगे। थैंक यू, आप बने रहिए। और अगला एपिसोड हम लेकर आएंगे कैथल से कांग्रेस की टिकट पर कौन लड़ेगा चुनाव, धमाकेदार, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला है राज्यसभा सांसद। अगला एपिसोड हम शायद 2 अक्टूबर के बाद लेके आए, वेट कीजिएगा उस एपिसोड का। कैथल विधानसभा से कौन लड़ेगा चुनाव। थैंक यू।